तो बेसिकली ये जो है ये एक फोर्थ पार्ट है, फोर्थ वीडियो है ऑफ द मेन सीरीज ऑफ डेरिवेटिव सब्जेक्ट, जिसमें मैं पूरा CFA लेवल 1 का डेरिवेटिव्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो मेथड, रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। इसमें हम डेरिवेटिव की प्राइसिंग कर रहे हैं एक दूसरी अप्रोच से। पहली अप्रोच मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी। देखो C प्लस को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। C प्लस का मतलब कि ऊपर जाएगा तो डिफरेंस मिलेगा और नीचे जाएगा तो लैप्स। इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं HS प्लस और थोड़ी सी बोरोइंग करके एट RF। ठीक है, मान लो जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है 500। शेयर का प्राइस, लेट मी जस्ट चूज अनदर पेन। शेयर का प्राइस चल रहा है 500। ऊपर जाएगा तो 600 मिलेंगे, नीचे जाएगा तो 450 मिलेंगे। लेट्स से हमने माना कि हाँ ऊपर जाएगा तो ये मूवमेंट होगी, नीचे जाएगा तो ये मूवमेंट होगी। और मैंने मान लो x जो एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज़ 510। अगर ऊपर जाएगा तो मुझे इसका और इसका गैप मिल जाएगा दैट इज़ 90 रुपीज़, और अगर नीचे जाएगा तो मेरा लैप्स हो जाएगा, मुझे 0 मिलेंगे। अब इसमें H कैसे निकालते हैं? H बेसिकली क्या होता है? हेज रेशियो होती है, डिफरेंस ऑफ कॉल्स एंड डिफरेंस ऑफ पे ऑफ डिवाइडेड बाय। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 0.6। अब फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा? देखो मैंने कुछ बोरो किया था तो उस केस में वो मुझे लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इनमें से एक सिचुएशन लेके चलते हैं। एक सिचुएशन लेट से जस्ट लेट मी क्लीन माई बोर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस वाली यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 0.6 इंटू 600 ये मुझे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? मैंने शेयर पहले खरीदे थे, अब मैं बेच रहा हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे। माइनस जो मैंने बोरो किया था वो बोरो किया हुआ अमाउंट में वापस करूँगा। मैंने x बोरो किया था तो x इंटू 1.04 मुझे वापस करना पड़ेगा। दैट शुड बी इक्वल टू 90, क्योंकि मैं ये कॉल का प्रीमियम निकाल रहा हूँ। या फिर कह सकते हैं कि अगर नीचे वाली सिचुएशन है तो 0.6 इंटू 600 इंटू 450 इतना मुझे मिलेगा, माइनस x इंटू 1.04 इतना मुझे अमाउंट वापस करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 0। जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आए तो हमेशा ये नीचे वाला जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए, वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसको मैं x की वैल्यू सॉल्व की तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, x इज इक्वल टू 259.62। अब इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। देखो इसको मुझे बनाने की कॉस्ट कितनी लगी? कॉस्ट कितनी लगी? मेरी जेब से कितने पैसे गए? मेरी जेब से आज तो 500 गए, माइनस मेरी जेब में कुछ आए। देखो मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ, कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट में कॉस्ट ऐड होगी, रेवेन्यू माइनस होगा। ये मेरी 500 जेब से गए, 500 को मैं नेगेटिव नहीं दिखा रहा, कॉस्ट को मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, तो रेवेन्यू को मैं नेगेटिव दिखाऊंगा। मैंने कुछ बोरो किया तो पैसे आए होंगे, जो पैसे आए उसको मैं नेगेटिव में दिखा रहा हूँ, कितना? जो कि मेरा है x। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ इसको ज़्यादा, क्योंकि HS लेके चलेंगे ना, HS माइनस x। तो यहाँ पे मैंने कहा 0.6 इंटू 500, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे शेयर नहीं लिए, मैंने यहाँ पे 500 बाई मिस्टेक लिख दिया था। मैंने 0.6 इंटू 500 लिया, माइनस x की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो बाकी जो मेरे पास कॉस्ट बचेगी दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द कॉल ऑप्शन। मेरी कॉल ऑप्शन कितनी की होनी चाहिए? देखो ना, फ्यूचर में जो मुझे पैसे मिलने हैं और जो आज मिलने हैं, आज मैं जो लगाने वाला हूँ, दोनों को अगर मैं RF से टांगूंगा तो मेरा प्राइस सेम आना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि और क्लियर हो। देखो 1000 रुपीज़ शेयर का प्राइस चल रहा है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें अभी के लिए, ठीक है ना। 990 हमारा चल रहा है एक्सरसाइज प्राइस, इससे ऊपर गया तो 310 मिलेंगे, इससे नीचे गया तो लैप्स तो 0 मिलेंगे। हेज रेशियो मैंने निकाल दी, 310 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1300 माइनस 800, तो मेरी हेज रेशियो आ गई 0.62। अब मैं नीचे वाले को सीधा लेके चल रहा हूँ, मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 0.62 इंटू 800 माइनस जो बोरो किया था अमाउंट वापस करूँगा, x इंटू 1.04, 4% RF है, ठीक है। इससे मैं इसको मैं इक्वेट करूँगा 0 से, ये 0 वाला अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से ऊपर वाले का भी कर सकते हैं। मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, x की वैल्यू जैसे नीचे दी हुई है 476.92। अब मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे क्या होगा? 0.62 इंटू 1000 माइनस x मेरा ये आया था, ये x की वैल्यू मैं यहाँ से डिडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी कॉल की वैल्यू। सिंपल एज दैट। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। शेयर प्राइस चल रहा है 800, 160 ऊपर जाने पर मिलेगा, नीचे जाने पर लैप्स है तो 0 मिलेगा। इसकी हेज रेशियो मैंने निकाल ली, 160 माइनस 0 डिवाइड बाई 960 माइनस 720, तो हेज रेशियो मेरी आ गई 2/3 या 0.67 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे वाले को लेके चल रहा हूँ, एक काम करता हूँ ऊपर वाले को लेके चलता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो मेरे को क्या मिलेगा? 0.67 की जगह मैं 2/3 लेके चल रहा हूँ, 2/3 इंटू 960 माइनस जो बोरो किया था इंटू 1.05, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 160, जैसे यहाँ पे 0 के इक्वल इक्वेट किया था, यहाँ पे 160 के इक्वल इक्वेट करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा 2/3 इंटू 800 माइनस
एक्स की वैल्यू ऊपर से निकली हुई, तो मेरे पास ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास कॉल की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल एज दैट, बहुत ही ईजी है ये। देखो जो जो हमने तरीके किए उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 वही जो हमने रिवाइज किया, मैं इसको फिर से रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वट इफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू द कैलकुलेटेड अबव। मान लो मैंने निकाला एक कॉल का प्राइस होना चाहिए 38 रुपीज़, लेकिन 38 नहीं है, तो क्या होगा, आर्बिट्राज होगा। और आर्बिट्राज से क्या होगा, ये जो इनएफिशिएंट मार्केट है, ये जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ विद इन सेकंड्स खत्म हो जाएगी। एक अच्छी मार्केट, एक एफिशिएंट मार्केट वो होती है जहाँ पे ज़्यादा टाइम तक आर्बिट्राज नहीं रहता। ठीक है, सर्टन मिस्टेक्स, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू करते टाइम, मैं एक बार वो थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या हमें प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए होती है बाइनोमियल मॉडल में? नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम एक कह सकते हैं हम एक सूडो प्रोबेबिलिटीज़ लेके चलते हैं, एक नकली प्रोबेबिलिटीज़ लेके चलते हैं, जिसके जो कि रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में अगर कोई प्रोबेबिलिटी होती तो वैसी हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। क्या बाइनोमियल मॉडल ये मान के चलता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो एक रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड नहीं लेके चलते, वो सिर्फ एक प्राइसिंग का मेथड है। देखो ना, जो प्राइस आ रही है वो हमारी रियल वर्ल्ड की है। मैंने जैसे बताया था कि ऊपर जो हम ले रहे हैं, ऊपर का जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड के हिसाब से, और नीचे जो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वो भी हम किस हिसाब से कर रहे हैं, दैट इज रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड से। ऊपर भी रिस्क न्यूट्रल, नीचे भी रिस्क न्यूट्रल। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्राइस रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड का नहीं आता है, प्राइस हमारी इसी वर्ल्ड का आता है, क्योंकि प्राइसेस जो चल रहे होते हैं वो तो इस वर्ल्ड के चल रहे होते हैं ना, वो तो रिस्क न्यूट्रल मान के। क्योंकि देखो ना, ऊपर अगर मैं 8% से अगर मैं करूँगा और नीचे भी 8% से करूँगा, 8 से 8 कट, ऊपर मैं 10% लेके चलूँगा, नीचे भी 10% लेके चलूँगा, 10 से 10, तो रिस्क फ्री लो या रिस्क एडजस्टेड लो, आंसर तो वही आना है ना। तो उस केस में तो इट डजेंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्क न्यूट्रल वर्ल्ड में रह के प्रोबेबिलिटीज निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, दैट इज डू एनी ऑफ द डेरिवेटिव प्राइसिंग रिक्वायर द वर्ल्ड इज रिस्क न्यूट्रल? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वेयर इज मतलब कोई भी मेथड, जैसे कि यहाँ पे बाइनोमियल मॉडल की बात की, तो कोई भी मेथड ये नहीं मानता कि अब रिस्क न्यूट्रल मॉडल, रिस्क न्यूट्रल से रिस्क न्यूट्रल ऊपर नीचे काट देते, इसलिए वो प्राइस ऐसा आता है जो कि एक नॉर्मल हमारी दुनिया का प्राइस आ जाता है। ठीक है, वेयर इज वॉलेटिलिटी कैप्चर इन बाइनोमियल मॉडल? बाइनोमियल मॉडल में जैसे कि ऊपर आपने देखा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी का है, अरे ये देखो, ये तो वॉलेटिलिटी, इसका और इसका जो गैप है ये तो वॉलेटिलिटी है, ये तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे हेज रेशियो कैच करती है, कैप्चर करती है। ठीक है ना, तो अगर कोई पूछे कि क्या बाइनोमियल मॉडल में रिस्क वॉलेटिलिटी कैप्चर होती है? यस होती है, अपसाइड और डाउन साइड से। ठीक है, वट इफ वी टेक अ हायर डिफरेंस इन यू एंड डी? वही बोला कि ऊपर का नीचे का डिफरेंस ज़्यादा ले लोगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल। कैन बाइनोमियल मॉडल बी यूज्ड फॉर पुट ऑप्शन? बिल्कुल, जैसे ऊपर कॉल का किया था ऐसे ही पुट का भी हो सकता है। द बिगर क्रिटिसिज्म ऑफ बाइनोमियल मॉडल, बाइनोमियल मॉडल कहता है या तो प्राइस ऊपर जाएगा या तो प्राइस नीचे जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी होता है कि या तो शेयर 500 से 600 होगा या तो शेयर 500 से 400 होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो बाइनोमियल कहता है भाई बात सुन, मैंने तुझे एक चीज़ बताई है ऊपर नीचे, तुम एक काम करो ना, इसको 1 सेकंड का रेट मान लो, 500 से 500.05 होगा और यहाँ से 499.5 होगा, फिर यहाँ से 2 और बाइनोमियल बना दो, 501 होगा और या फिर 500 फिर से हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 499 हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना बनाते जाओ ना यार। बाइनोमियल ने ये थोड़ी बोला है कि मैं ही हूँ भाई, तुम और उसको एक्सपेंड करते जाओ बाइनोमियल को। ठीक है ना, सो बाइनोमियल ये नहीं कहता कि आप सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटीज इनफाइनाइट हो सकती है डिपेंडिंग कि आप किस टाइम हॉराइजन पे बैठे हो। ठीक है, उसके बाद आता है कॉल ऑप्शंस, सॉरी अमेरिकन कॉल ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस जिसमें कॉल और पुट दोनों की बात करेंगे। अमेरिकन वो होते हैं जिसमें हमें पहले से राइट मिल जाता है एक्सरसाइज करने का। जैसे कि अगर मैंने 6 महीने की कॉल ऑप्शन बाय की हुई है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी, या मैं कहूँगा मेरा जो राइट है बाय करने का वो 6 महीने बाद ही एक्सरसाइज होगा। लेकिन अमेरिकन में मेरे पास उसी टाइम राइट होता है अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का, राइट टू बाय को एक्सरसाइज करने का। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है जो कि हम क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ आ ही जाएगा। जो टोन रहेगी, टोन इन द सेंस की कॉल ऑप्शन का जो पे ऑफ रहेगा वो कैसे निकलेगा, S माइनस एक्स, और जो पुट ऑप्शन का निकलता है वो होता है X माइनस एस। ये चीज़ हमने पिछली क्लासेस में देखी हुई है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन दैट इज मैक्सिमम ऑफ S0 माइनस PV ऑफ X, क्योंकि X को आज नहीं मिलेगा, X तो हमें 6 महीने बाद मिलना है, लेकिन अगर आज हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उस X की आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और 0 अगर लैप्स हो गया तो 0 वैल्यू है। इंट्यूटिवली अगर हम निकालें कॉल ऑप्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैंने किसकी निकाली, ये मैंने निकाली थी यूरोपियन की। यूरोपियन मतलब अब तक जो हमने किया था जिसमें हम एक्सरसाइज बाद में करते हैं, तो उसकी वैल्यू आज, तो उस प्राइस को आज हम पीवी कर ले तो वह वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से इसका भी आंसर वही होगा, S0 माइनस एक्स। इसमें पीवी ऑफ एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स तो आज है ना मेरे पास। इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, आई थिंक सो शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। मान लो मैं आज कोई शेयर है जो 400 रुपये का चल रहा है, मैंने बोला मैं इसको
400 वाले लेते, मैं इसको 350 में बाय कर लूँगा। दिस इज़ द एक्सरसाइज प्राइस 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है ना। तो 6 महीने जब आएंगे मेरे को 350 में मैं शेयर खरीद सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यही अमेरिकन है तो ये मैं आज ही खरीद सकता हूँ। लेकिन ये वाला जो यूरोपियन वाला है, यूरोपियन वाले की आज मुझे पीवी निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये 6 महीने बाद खड़ा है। लेकिन अमेरिकन में ये 350 आज ही खड़ा है, अगर चाहूँ तो मैं इसे आज ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो अगर हम बात करें यूरोपियन में S0 माइनस पीवी ऑफ एक्स लेंगे। पीवी क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हम आज एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू में S0 माइनस एक्स होता है। एक्स क्यों होता है? क्योंकि इसकी वैल्यू मैं आज ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ, आज ही मैं 350 में खरीद सकता हूँ, मेरा राइट है वो, ठीक है। However, S0 माइनस एक्स इज लेस देन S0 माइनस पीवी ऑफ एक्स। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ कम है और ये वाली चीज़ ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिकन में तो हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है और जिस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा वो सस्ती नहीं हो सकती, उसे महंगा होना पड़ेगा। तो अभी के लिए जस्ट अब ये मान लो कि कॉल ऑप्शन चाहे अमेरिकन हो, कॉल ऑप्शन चाहे यूरोपियन हो, आंसर उसका मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू शुड बी S0 माइनस पीवी ऑफ एक्स। पीवी ऑफ एक्स आप सोच रहे होगे कि ये एक्स तो आज हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम इसे आज ही एक्सरसाइज कर लेंगे। मेरी बात समझो, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। ये देखो, लेट्स से 500 रुपीज़ का कॉल है, 500 रुपीज़ मेरा एक्सरसाइज प्राइस है। मैं चाहूँ तो आज ही 500 में शेयर ले सकता हूँ, लेकिन क्या मैं 500 में शेयर लूँगा या नहीं लूँगा? मैं 500 में शेयर नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? अरे 500 का शेयर लूँगा, मेरी जेब से 500 जाएंगे। मैं क्या चाहता हूँ, 500 मेरी जेब से आज जाए या 6 महीने बाद जाए। मैं चाहता हूँ पैसे जाएँ तो देरी से जाएँ। अरे 500 का शेयर आज भी मिल रहा है, बाद में मिल रहा है, 500 रुपये आज भी दे सकता हूँ, बाद में दे सकता हूँ। तो एक काम करो ना, बाद में दे देना। तो इसलिए पीवी नहीं निकालते। एक समझदार व्यक्ति, एक रैशनल व्यक्ति क्या करेगा, अमेरिकन कॉल को भी उसकी एक्सपायरी पर ही एक्सरसाइज करेगा, उससे पहले कभी भी एक्सरसाइज नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं एक बार देख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट टू नो कि ऐसा क्यों है। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरीके से दी हुई है, ठीक है। सपोज वी हैव अ 6 मंथ अमेरिकन कॉल ऑप्शन। मान लो 500 है एक्सरसाइज प्राइस और शेयर आज चल रहा है 800 रुपये का। आप तो सोचोगे काम करो ना, आज ही खरीद लो, आज ही बेच दो। मैं कहूँगा रुक जाओ, इसको 6 महीने बाद ही एक्सरसाइज करना। रीज़न, मान लो इसके 2 सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लो शेयर चल रहा है 800 का, ठीक है, और ये शेयर ऊपर जाके 900 रुपये हो गया, ठीक है। या तो दूसरा सिनेरियो, ये शेयर नीचे जाके 200 रुपये का हो गया। मैं पहले क्या करूँगा, आप सोचोगे इसको ना आज ही एक्सरसाइज कर लो, आज ही इसको बेच दो। मैंने कहा रुको, आप एक स्टेप करो। आपको क्या करना चाहिए, आपको इस शेयर को आज ही बेच दो, इसको S माइनस कर दो। आपकी जेब में आज 800 रुपये आ गए, 800 रुपये आ गए, और 6 महीने बाद शेयर का रेट कुछ भी हो, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आप 500 पे शेयर वापस ले लोगे। अगर ऊपर रहा तो आप तो 500 एक्सरसाइज करोगे ना, 500 से नीचे गए तब अलग बात हो गई। तो आपको यहाँ पे 300 मिल गए। आप सोचोगे अरे आज भी एक्सरसाइज कर लेंगे, आज भी तो 300 ही मिल रहे हैं। मेरी बात समझो, ये 500 रुपये आपकी जेब से आज जाए या 6 महीने बाद जाए, आपको क्या पसंद? आप इस 500 को कहीं RF पे इन्वेस्ट कर दो, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी भी ये 300 मुझे 6 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन ये मेरे 500 रुपये तो मेरे बच गए ना। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये 500 मेरे आज जा रहे थे, इस आज को मैंने बचा लिया। दूसरा केस, मान लो ये जो शेयर है 800 की जगह ये 200 रुपये का हो गया। मैं क्या करूँगा, मेरी ये जो कॉल ऑप्शन होगी ये मेरी लैप्स हो जाएगी। मैं 200 पे शेयर लूँगा और 800 पे तो मैंने सेल किया ही हुआ था, 800 पे तो मैंने सेल किया हुआ था, 200 में मैं ले लूँगा, मेरे को 600 रुपये बच गए। तो किसी भी हालात में अमेरिकन कॉल ऑप्शन जो बायर होगा वो कभी भी आज एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर रेट उसके फेवर में है तो भी नहीं करेगा, बाद में करेगा। अरे पैसे जाएँ तो बाद में जाए, और अगर रेट उसके अगेंस्ट भी चला गया तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद उसने आज तो शॉर्ट सेल कर दिया, आज उसे लग रहा है अरे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यार, मैं इसको ग्रैब करना चाहता हूँ, तो भाई काम कर, आज शॉर्ट सेल कर दे, बाद में जाके उसको फिर से बाई कर लियो, जो भी रेट वहाँ पे चलता हो, ठीक है ना, अगर वो एक्सरसाइज प्राइस से नीचे गया तो। इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के अंदर, ठीक है। अगली चीज़ आती है अमेरिकन कॉल ऑप्शन। अब इसका जो मैं कहूँगा कंक्लूजन निकला, दैट इज अमेरिकन कॉल शुड नेवर बी एक्सरसाइज प्रायर टू मेच्योरिटी। कभी भी मेच्योरिटी से पहले नहीं करनी चाहिए, इसलिए कभी भी उसकी हम क्या नहीं करेंगे, उसको हमेशा उसकी पीवी निकालेंगे, आज एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, सिंपल। तो अगली चीज़ आती है दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन ऑफ यूरोपियन।
पीवी ऑफ एक्स माइनस एस, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन ऑफ अमेरिकन इज एक्स माइनस एस। अब इसमें आप सोचोगे कि जैसे पहले हमने पीवी किया तो अभी पीवी कर लो, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि देखो पुट ऑप्शन क्या होता है, राइट टू सेल, सेल करने पे पैसे मिलने हैं, पैसे मिलने हैं, आप क्या चाहते हो पैसे आज मिले या बाद में मिले, आज मिले, तो कोई बंदा उसकी पीवी नहीं करेगा क्योंकि देखो इस बंदे के पास जो यूरोपियन है इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास तो एक ही चॉइस है भाई, जब डेट आएगी तब बेच लेंगे, तो लेकिन वैल्यू तो आज कर रहे हैं तो इस एक्स की आज में वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये जो अमेरिकन वाला है इसके पास राइट है, ये आज ही एक्सरसाइज कर सकता है, और क्या ये आज एक्सरसाइज करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसे पैसे आज मिले या बाद मिले, बाद में मिले, क्या करेगा, ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा मुझे आज ही पैसे मिल जाए, तो इसलिए इसको ये आज ही एक्सरसाइज करेगा, इसलिए इसकी पीवी नहीं निकालेंगे कि ये तो बाद में करेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, अरे ये आज ही कर सकता है अगर चाहे तो इसकी मिनिमम वैल्यू एक्स माइनस एस होती है। कॉल ऑप्शन में पैसे बाद में मिलने होते हैं इसलिए उसकी पीवी करते हैं, भाई ये बाद में ही करेगा तो बाद की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो क्योंकि बाद में ही होना है एक्सरसाइज, ठीक है। ऑल्दो दिखने में लगता है कि यार अमेरिकन मतलब मेरा हक है मैं तो अभी कर लूँ, अरे भाई तू बेवकूफ़ है क्या, कॉल ऑप्शन में अभी कर लेगा, लेकिन अगर पुट ऑप्शन में अमेरिकन वाला बोले कि देखो मैं तो अभी कर सकता हूँ, हाँ भाई समझदारी वाली बात कर रहा है कि भाई अगर तू अभी कर लेगा तेरे को पैसे अभी मिल जाएंगे, बाद में करेगा तो बाद में मिलेंगे, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, डिपेंड करेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक चांस बनता है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो अभी भी कर सकता है, उसको फायदा होगा। दिस मीन्स इसका मतलब अमेरिकन पुट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज, मतलब कि अगर पुट ऑप्शन हो अमेरिकन की वो पहले भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, सिंपल। अगली चीज बात करते हैं, ये थोड़ा फालतू ज्ञान दिया हुआ है, इसकी बात करते हैं, व्हाट इफ डिविडेंड इज प्रेजेंट। अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो कहानी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। मान लो कॉल ऑप्शन है अमेरिकन का, ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, राइट टू बाय। अब तुम्हें पता है ये शेयर पे डिविडेंड मिलना है, तो क्या करोगे, डिविडेंड एक अच्छी बात होती है बुरी बात होती है, डिविडेंड एक अच्छी बात होती है, तो अमेरिकन वाला चाहेगा अरे यार मैं आज ही इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूँ ताकि मैं डिविडेंड का बेनिफिट उठा पाऊँ, तो उस केस में हो सकता है कि इसको कॉल ऑप्शन वाला आज ही इसको एक्सरसाइज कर ले। इसी तरीके से पुट ऑप्शन में राइट टू सेल में उल्टा सोचना है, अगर मैं इसे आज ही बेच दूंगा मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, आज अपनी राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो इसमें उल्टी डिस्कशन हो जाएगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स प्राइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, और CFA लेवल 2 का बहुत अच्छा बेस बनाने वाला टॉपिक है ये। लेट्स से स्टॉक प्राइस चल रहा है 500 रुपीज़ का, 6 मंथ का फॉरवर्ड प्राइस है 530, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 8%। व्हाट शुड बी द फॉरवर्ड प्राइस टुडे, सिंपल एज दैट, जैसे अब तक करते आए हैं, 500 को 8% से कैसे 6 मंथ का इसमें निकालेंगे, 1.08 रेज टू द पावर हाफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, दैट शुड बी दी फॉरवर्ड प्राइस, जैसे अब तक निकालते थे, ठीक है। और अगर ज़्यादा कम हुआ तो क्या होगा, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आएगी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज, वो हम सबको पता है कि अगर फॉरवर्ड का प्राइस जो थियोरेटिकल प्राइस है जो हम निकाल रहे हैं अगर वो कम है तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम फॉरवर्ड को बाय करेंगे और जो शेयर का प्राइस है उसको हम सेल करेंगे। और अगर मान लो फॉरवर्ड का प्राइस महंगा आ गया तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड को हम सेल करेंगे और स्पॉट को हम बाय करेंगे। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया होगा, लेट मी रीफ्रेज माई सेंटेंसेस। अगर ये जो प्राइस है इसका ना मैं एक्चुअल प्राइस देख ही लेता हूँ, लेट्स से 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस इज 530, मान लो ये आ गया 518, तो मैं क्या करूँगा, इसका प्राइस 518 होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला तो ओवर प्राइस्ड है तो फ्यूचर को मैं सेल कर दूंगा और स्पॉट को मैं बाय कर लूँगा, सिंपल। यहाँ पे देख लेते हैं, वही किया हुआ है कि लेट मी सी दैट, ये आया 519 रुपये, वही ऑलमोस्ट हमारा मतलब वही एग्जांपल हमारा बैठ गया कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर को सेल करेंगे, पैसे आज कुछ नहीं जाएंगे लेकिन मैं स्टॉक को बाय करूँगा, स्टॉक मेरा कितने में आएगा 500 रुपीज़ में, और वही मैंने बोरो कर लिया अमाउंट मार्केट से, मेरे आज जेब से 0 रुपीज़ गए। 6 महीने बाद क्या करूँगा, अपनी बोरोइंग को पे करूँगा विद इंटरेस्ट 6% 8% जितना भी था वो 8% इंटरेस्ट के साथ, और जो फ्यूचर था उसको मैं डिलीवरी लूँगा कितने में, 530 में, ये जो हमारा 530 डिसाइड हुआ था, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मेरे को 10.39 का आर्बिट्राज हो जाएगा। स्टॉक ऑफ प्राइस आफ्टर 6 मंथ इज इरेलीवेंट, देखो 6 महीने बाद प्राइस जो मर्जी हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने तो आज ही बैठे बैठे प्राइस फिक्स कर लिया ना, आज मैंने स्टॉक बाय किया और आज ही मैंने बोला फ्यूचर में शेयर को इतने में बेचूंगा, तो शेयर जहां मर्जी ऊपर नीचे डांस करे मुझे क्या, मैं तो अपना शेयर उसी रेट पे बेचूंगा जिस रेट पे मैंने आज डिसाइड किया है, फ्यूचर्स प्राइस डिसाइड किया है। इससे क्या होगा, हर कोई इस पार्टी को ज्वाइन करेगा, सब S+S+ करेंगे, शेयर का रेट बढ़ जाएगा, सब F- करेंगे, फ्यूचर्स का रेट लेस हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस है ये डाइवर्ज हो जाएंगे और जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है वो वैनिश हो जाएगी।
अब मान लो यही ऊपर का डेटा है, कैसे प्रिवेंशन होता है, क्या होता है, वही सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। इट्स नॉट ऑफ मच रेलिवेंट, वही फॉर्मूला आ गया, मतलब इस फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ है कि हाँ किस तरीके से फ्यूचर्स प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस इनटू स्पॉट प्राइस पर प्लस द इंटरेस्ट सेव्ड। ठीक है, अगली चीज़ आती है, लेट्स से पोर्टफोलियो है, एक पोर्टफोलियो है वो चीज़ एक थोड़ा सा मैं कहूँगा एक समझने का तरीका है, एक देखने का तरीका है। ये देखो, एक पोर्टफोलियो है एस प्लस और एफ माइनस का, वो जो हमने ऊपर किया, जो कि हमें 500 रुपये लगते हैं, जिसका जो यील्ड है, यील्ड मतलब रिटर्न, रिटर्न रिटर्न जो है ज़्यादा है आरएफ से, तो मैं क्या खरीदूंगा? दो चीज़ें हैं, दो इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट पे 10% रिटर्न मिलती है, एक इन्वेस्टमेंट पे 8% मिलती है। अब क्या करोगे? 8% वाला खरीदोगे और 10% वाला बेचोगे। इस पे खरीदोगे तो इसे 10% मिलेगा, इसको बेचोगे तो 8% देना पड़ेगा। अब देखो ना, यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रही है, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे और इसको आप बोरो करोगे, यहाँ से पैसे बोरो करके यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, और बीच का जो होगा वो आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आप कमाओगे। बस ये है कि एक बोलने का तरीका है कि कम है, यील्ड मोर, यील्ड लेस, ये एक बोलने का तरीका है जो कि हाँ एग्जाम में एक टेस्टेबल चीज़ हो सकती है। एक्सप्लेन द रेप्लीकेशन प्रोसेस। रेप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होती है? इसके अंदर एस प्लस को कैसे रेप्लीकेट कर सकते हैं? देखो, पहले तो आपको एस प्लस का समझना पड़ेगा। एस प्लस का मतलब है मैंने शेयर बाय किया, शेयर बाय करने के बाद मेरे को फ्यूचर में जो शेयर मिलेगा, शेयर का जो प्राइस मिलेगा, उसे मान लेते हैं ई एस, उसे मैं मान लेता हूं ई एस, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस। अब मान लो मैंने एफ प्लस किया, एफ प्लस से मुझे कितना मिलेगा? एफ प्लस की अगर हम सी प्लस की टोन याद करें, सी प्लस की टोन होती है एस माइनस एक्स, इसमें क्या होगा? ई एस माइनस एफ, सेम टोन चल रही है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं फॉरवर्ड बाय कर लेता हूं और ट्रेजरी जेड सी बी बाय कर लेता हूं, और फेस वैल्यू एफ, और फेस वैल्यू एफ। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इन्वेस्ट द पीवी ऑफ एफ। लेकिन मैं इसको ना एक अगली जो मैं लाइन बोलने वाला हूं ना, वो लाइन से ज़्यादा और क्लियर होगा। जो पे ऑफ होगा इससे ई एस आएगा, मैं बताता हूं कैसे। आपने अगर एफ प्लस किया तो आपकी जेब में क्या आएगा? ई एस माइनस एफ। और अगर आपने एक बॉन्ड बाय किया जिसके बाद फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा? आपको एफ मिलेगा, एफ मिलेगा मतलब प्लस एफ, ये प्लस एफ माइनस एफ कटा तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस। नहीं समझ आया? एक बार और बता देता हूँ, आई थिंक सो हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए कैसे हुआ क्या हुआ, बट मैं बताऊँ ये सबका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये जस्ट ये बात है कि ये पता होनी चाहिए चीज़। एफ प्लस किया तो मेरे पास आएगा ई एस माइनस एफ, मतलब मेरे पास ई एस आएगा और एफ मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि एफ मुझे क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि मैंने एफ के ऊपर तो शर्त लगाई है ना, एफ के ऊपर जितना मिलेगा वो मुझे मिलेगा, इसका मतलब एफ के ऊपर कैसे निकलेगा? ई एस माइनस एफ। अब ऐसा क्या करूं कि मुझे एफ मिले? एक काम करो, एफ पे क्या करो? एफ पे इन्वेस्ट कर दो, बाद में क्या होगा? मुझे वो पैसे जहाँ मैंने इन्वेस्ट किए वहाँ से मुझे 6 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। या कह सकता हूँ कि सॉरी, मैंने हाँ इन्वेस्ट करूँगा तो क्या होगा? मान लो मैंने आज कहीं इन्वेस्ट किया, इस एफ को मैंने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया, मतलब कि इसकी मैंने पीवी ऑफ एफ को मैंने इन्वेस्ट किया। जब 6 महीने हो जाएंगे मुझे ये एफ मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा तो प्लस कर दूंगा, और प्लस एफ माइनस एफ कट गया, मेरे पास ई एस आएगा। तो रेप्लीकेटिंग पोर्टफोलियो एस प्लस का कैसे बन सकता है? एफ प्लस करके और जेड सी बी बाय करके, या फिर कह सकता हूँ इसको घुमा दूँ, वही है प्लस माइनस इक्वेशन आगे पीछे घुमा दूँ, या तो एस प्लस एफ माइनस करके जेड सी बी बन सकता है। तो इसी तरीके से प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज हो जाता है। मतलब ये कोई खास मैं कहूँगा ठोस कोई चीज़ नहीं थी जो बताने वाली थी, मतलब मुझे भी खुद अजीब लगा कि यार इसमें क्या बताऊँ हर चीज़, तो इट्स दैट सिंपल। अगली चीज़ की बात करते हैं, यू वांट टू प्राइस अ रिस्की एसेट टुडे, हाउ डू यू गो अबाउट इट? देखो, सबसे पहले तो अपना टाइम होराइजन डिसाइड करो कि मान लो 2 साल का है, फिर निकालो कि हाँ क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है उसका 2 साल बाद, उसे कह देंगे ई एस। क्योंकि ई एस अनसर्टेन है तो उसको रिस्क फ्री से टांगेंगे, या फिर रिस्क फ्री प्लस कुछ प्रीमियम के साथ टांगेंगे, रिस्क फ्री और कुछ प्रीमियम, तो इसे कह देते हैं ई एस, और उसको मैं पीछे डिस्काउंट कर रहा हूँ 1 प्लस आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 2 ईयर्स का है, रेस्ट टू पावर 2 करेंगे। ठीक है, वट इफ देर आर कॉस्ट, मान लो कुछ कॉस्ट्स हैं उसके साथ इन्वॉल्व, होल्डिंग द एसेट, या फिर कुछ बेनिफिट्स है उसके साथ, मैं क्या करूँगा? ये मेरी कॉस्ट लगी, ये मुझे फ्यूचर में शेयर से पैसे मिलने हैं, और ये मेरे जाने हैं तो इसको लेस कर दिए, ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है, इसको मैं ऐड कर दूंगा। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू को अगर मैं यहाँ प्लस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा शेयर का प्राइस। अब देखो ये सब चीज़ें जो हमने की ना, रिस्की एसेट्स का अगर मैं प्राइसिंग करूँ, पहली बात तो आप कैसे बता सकते हो 2 साल बाद शेयर का प्राइस क्या होगा? ये सबसे बड़ा फ्लॉ हो गया। आप कैसे बता सकते हो कि रिस्क प्रीमियम कितना होगा? ये दूसरा फ्लॉ हो गया।
तीसरी चीज़, जो आप कॉस्ट निकाल रहे हो, कॉस्ट किस तरीके से निकाल रहे हो, बेनिफिट्स निकाल रहे हो। मान लो कोई एसेट को होल्ड करने का एक कह सकता हूँ अंदर से मुझे एक मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है कि मुझे मेरे पास ये एसेट होता है ना, जैसे गोल्ड का कह सकते हैं, गोल्ड मेरे पास होता है, मुझे एक अंदर से खुशी मिलती है, कन्वीनियंस यील्ड मिलती है, उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कैसे मेजर करोगे। तो बहुत सारे इसमें फ्लॉज हैं। तो इस केस में रिस्की एसेट को वैल्यू करना उतना बहुत थोड़ा कह सकते हैं कि डिफिकल्ट हो जाता है। ईजी क्या होता है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को प्राइस करना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव के पीछे का प्रिंसिपल होता है प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज। कोई मुफ्त का प्रॉफिट ना कमा जाए। अरे मुफ्त का तो आरएफ मिलता है ना, तो हमें सिर्फ आरएफ से टांगना पड़ेगा। तो इसलिए रिस्की एसेट को प्राइस करना बहुत मुश्किल होता है और डेरिवेटिव को प्राइस करना ईजी होता है, उसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं आती। कोई बंदा कहेगा नहीं मुझे तो लगता है शेयर का प्राइस ये जाएगा, कोई कहता नहीं मुझे तो इतना रिस्क चाहिए, कोई बंदा कहेगा बेनिफिट्स इसमें तो कम है, ज़्यादा है, कुछ है। तो इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, डेरिवेटिव प्राइसिंग में सब्जेक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इजी था टॉपिक। प्राइस वर्सेस वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस और वैल्यू, ठीक है। प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज द नो आर्बिट्रेज प्राइस। जहाँ पे फ्यूचर्स प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस में क्या जोड़ेंगे हम, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सेव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट सेव्ड, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है पैसे आज नहीं जाते, तो इंटरेस्ट आप सेव कर रहे हो। ठीक है। एज द टाइम पासिस एफ चेंजेस इन द मार्केट प्लेस। इसको ना यार मैं थ्योरी पढ़ने से अच्छा ना कुछ मैं चीज़ें बताई तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये ना थोड़ा बोरिंग हो रहा है, मैं खुद पढ़ते हुए भी और समझाते हुए भी। एक होता है वैल्यू, एक होता है प्राइस। मैंने आपको बोला रिलायंस का शेयर आज चल रहा है 2000 रुपये। रिलायंस का शेयर ना 2000 से ऊपर जाएगा। आपने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ रिलायंस का शेयर 2000 से नीचे जाएगा। क्या आज मैंने या आपने, आप में दोनों, हम दोनों में से किसी ने एक दूसरे को परेशान किया? नहीं किया ना, नहीं किया ना। तो हम दोनों के बीच में कोई वैल्यू का एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ। तो वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या हुई? जीरो। प्राइस की बात करते हैं, प्राइस है 2000। जिस रेट पे हमने बात की उस रेट को कहते हैं प्राइस। मान लो 3 महीने, मान लो ये जो हमने शर्त लगाई थी ये हमने 6 महीने की लगाई थी, 3 महीने हो गए। क्या मुझे बताओ प्राइस क्या है? प्राइस तो अभी भी 2000 है ना। 4 महीने हो गए, प्राइस तो 2000 है। अरे भाई शर्त तो, शर्त जो पहले लग गई लग गई, प्राइस कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना। लेकिन क्या वैल्यू चेंज हो सकती है? मान लो 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर आ गया 2300। मैंने कहा भाई मैं जीत गया हूँ 300 रुपये। 300 रुपये पर लॉट के हिसाब से, 300 रुपये पर मतलब मैं कहूँगा हाँ मैं जीत गया हूँ। मतलब एक लॉट में जितने भी आते होंगे रिलायंस के शेयर, ठीक है ना, पर लॉट में इतने जीत गया हूँ, आप मुझे पैसे दोगे। तुमने कहा भाई ठीक है। तो मैं लेकिन चाहता हूँ यार ये बंदा अभी पैसे नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से ना एग्जिट करना चाहता हूँ। तो मैंने किसी और बंदे को ढूंढा। मैंने कहा भाई देख ये ना मैंने ना 3 महीने पहले कोई शर्त लगाई थी, इस शर्त के बदले मुझे आज ही 300 रुपये मिल रहे हैं। मैं तुझे एहसान कर रहा हूँ, मैं तुझके ऊपर एहसान कर रहा हूँ कि ये 300 रुपये तुझे ना पक्का मिलेंगे फ्यूचर में। उसने कहा एक काम कर भाई, ये तो तुझे 300 रुपये फ्यूचर में मिलने वाले हैं, ये तो तुझे 6 महीने पे मिलने वाले हैं, तो 3 महीने में खड़े होके इतना तू खुश क्यों हो रहा है? उसने, मैंने कहा भाई ठीक है तेरी बात भी बिल्कुल सही है, इस 2300 को ना आज तू डिस्काउंट कर ले और उसकी कुछ वैल्यू निकाल ले, इसमें से 2000 लेस कर दे। मतलब जो एक्स्ट्रा 300 रुपये है, इस 300 रुपये की तू प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले और इतने पैसे तू मुझे दे दे। मैं तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तेरे को एक अच्छी चीज़, तेरे को एक फेवर वाली चीज़ तुझे मैं दे रहा हूँ कि देख तू मुझसे आज खरीदेगा, तू शर्त तो जीतेगा ही जीतेगा। इतना ऊपर चला गया हूँ मैं। कहता ठीक है भाई, ये जो एहसान किया है ना, इस एहसान के बदले जो पैसे ले रहा हूँ उसे कहते हैं वैल्यू। सिंपल एज दैट। इसको एहसान की तरह देखेंगे ना तो ज़्यादा ईजी है समझना। ठीक है, अगली बात करता हूँ। ये चीज़ एक्सप्लेन्ड है, अब थोड़ा ना पढ़ के देखेंगे। यार थोड़ा बोरिंग है, आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट स्टिल वी हैव टू डू इट एंड वी आर इन द लास्ट फेज। बिल्कुल खत्म होने वाले डेरिवेटिव सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट हम खत्म करने वाले, बिलीव मी इन 4 आवर्स जस्ट। ठीक है। एज टाइम पासिस फॉरवर्ड प्राइस चेंजेस। देखो फॉरवर्ड का जो प्राइस है वो तो चेंज होते जाएगा ना, कि अब प्राइस ये, अब प्राइस ये है। दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू हैव अ नॉन जीरो वैल्यू। अब वैल्यू किसी के लिए पॉजिटिव किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है। शुरू में फॉरवर्ड का प्राइस मान लो 519.61 है। लेट्स से 519 जो ऊपर उन्होंने निकाला था कि देखो 519.61 से ऊपर जाएगा तो मेरा, 519.61 से नीचे गया तो आपका, और वैल्यू जीरो, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। लेकिन 1 महीने बाद क्या हुआ, शेयर का प्राइस हो गया 520, शेयर का प्राइस हो गया 520, टाइम रह गया 5 महीने। तो क्या करूँगा मैं, न्यू जो नया एफ आया है वो कैसे निकलेगा, 520 इंटू 1.08 टू दी पावर 5/12, क्योंकि अब 5 महीने आगे मैं फॉरवर्ड टांगूंगा ना। अब क्या रेट आ गया 536। लेकिन मुझे क्या बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि देखो मैंने तो 519 पे शर्त लगाई थी, मुझे तो 536 मिलेंगे?
ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस मुझे आज ही मिले, अरे भाई आज नहीं मिलना, ये तुझे आज से 5 महीने बाद मिलना है। तो एक काम करो ना, इस डिफरेंस को, सॉरी, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को 5 महीने पहले डिस्काउंट कर लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 16 रुपये। जिसने ऊपर की शर्त लगाई थी उसके लिए पॉजिटिव 16 रुपये वैल्यू है, और जिसने नीचे की शर्त लगाई थी उसको अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट को आज ख़त्म करना है, वो बंदा अपने कॉन्ट्रैक्ट किसी और पार्टी को बेचेगा और साथ में 16 रुपये भी एक्स्ट्रा पे करेगा। दैट इज़ द वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, जब हम किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उस केस में जो वैल्यू होती है वो शुरू में जीरो होती है, और जैसे जैसे टाइम बदलता है तो अकॉर्डिंगली जिसके फेवर में जाती है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और उतनी ही एग्जैक्ट अपोजिट एक नेगेटिव वैल्यू जो दूसरी पार्टी है उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। कि शुरू में इस तरीके से होती है कि जीरो होती है, बाद में यार वही बकवास लिखी हुई है यहाँ पे। लेट्स रिकॉल दैट फ्यूचर्स आर प्राइस डेली। अब देखो फ्यूचर्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये डेली करते हैं, मतलब कि मान लो मैंने शर्त लगाई, इसको थोड़ा सा मैं और लेके चलता हूँ, 2000 रुपये पे मैंने शर्त लगाई कि रिलायंस का शेयर ना 2000 से ऊपर जाएगा, वही शर्त लेके चलते हैं। अगले दिन डे टू में रिलायंस का शेयर हो गया 2020। मैंने कहा भाई देख मैं जीत गया, आप कहते अरे 6 महीने हैं। मैंने कहा 6 महीने नहीं, अभी के अभी हिसाब पूरा करो, आपने मुझे आज ही 20 रुपये दे दिए पर लॉट के हिसाब से, सिंपल। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मेरा मन करा यार मैंने प्रॉफिट कमा लिया, मुझे ना डर लग रहा है, मैं इसको किसी और को बेच देता हूँ। मैंने कहा भाई देख ये 2000 की चीज़ है ना, मैं तो शर्त 20 रुपये जीत गया हूँ। दूसरा कहता है अरे भाई पागल मत बना मुझे, मैं सब समझ रहा हूँ तेरी चाल, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में डेली रीप्राइसिंग होती है, डेली। अरे भाई तू 20 रुपये ले चुका है, अब किस बात का एहसान? एहसान तब होता है जब तूने 2000 के ऊपर तूने कुछ लिया नहीं, 20 रुपये तू पहले ले चुका है, अब तू मुझे बेच रहा है, मुझसे भी 20 रुपये ले रखा है। अरे भाई मामा मत बना मुझे, आप समझे बात। फॉरवर्ड्स में लास्ट में जाके होता है सेटलमेंट, फ्यूचर्स में डेली सेटलमेंट होते जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि शुरू में फ्यूचर की वैल्यू होती है 0, जब दिन चलता है हो सकता है कोई पॉजिटिव, जैसे कि 2000 शुरू, मान लो शेयर खुला 2001 का हुआ, 1 रुपये पॉजिटिव, 1 रुपये मेरी वैल्यू होगी, तो मुझे मिलने हैं पैसे। 2002 हो गई, 2004 हो गई, 2008 हो गई और 2012 हो गई, और शेयर गिरते गिरते 2010 चला गया। ठीक है, मैंने कहा भैया आप मुझे ना 10 रुपये दे दो, मेरे को आज 10 रुपये मिल गए। अब जब अगला दिन शुरू होगा ना तो 2010 से मेजर होगा, इस 2000 को अब हम भूल जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तक का तो हिसाब किताब हो गया ना। अब 2010 पे ना मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ ना तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, क्योंकि आपने मुझे 10 रुपये दे दिए, अब एहसान तो खत्म ना, अब मैं किसी और को बेचूंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, वैल्यू इसकी कब होती है, मान लो सुबह 9:15 बजे मार्केट खुली और दोपहर को 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई, इसके बीच के टाइम पे जो वैल्यू होती है वो मूव होती रहती है, चेंज होती रहती है, वैल्यू कुछ नॉन जीरो होती है, लेकिन 3:30 बजते ही ये वैल्यू फिर से जीरो हो जाती है, सिंपल। यही चीज़ को अब मैं कहूँ एक वर्ड्स के फॉर्म में कैसे पढ़ें, वो एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ। द डिफरेंस इज एडजस्टेड इन द मार्जिन। मार्जिन में मतलब कि जिसकी पॉजिटिव वैल्यू उसके मार्जिन में ऐड हो जाता है, जिसकी नेगेटिव वैल्यू उसके मार्जिन में से वैल्यू हट जाती है, सिंपल। सो इफ द लास्ट सेटलमेंट प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इज 519, वैल्यू वॉज जीरो एट दैट टाइम, मतलब मान लो अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो कितना हुआ, जीरो हुआ, सिंपल। टुडे एस चेंजेस, स्पॉट प्राइस चेंज होने लगा, देयरफॉर एफ कीप्स ऑन चेंजिंग, फ्यूचर प्राइस भी चेंज होने लगी, तो क्या हुआ, नॉन जीरो होगी, बिल्कुल फॉरवर्ड की तरह वैल्यू जो है नॉन जीरो होने लग गई। हाउएवर एट टुडेज क्लोजिंग, लेकिन आज जब क्लोजिंग हुआ फ्यूचर्स इज अगेन रीप्राइस्ड। इस तरीके से रीप्राइस होता है कि क्या होता है, फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सिंपल। अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ वैल्यू एंड प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर डिटरमिन्ड। ये देखो सिंपल सी बात करूंगा, टाइम जीरो है, प्राइस क्या होगा, फ्यूचर का प्राइस होगा S इंटू 1 + RF इंटू टी, वैल्यू क्या होगी, शुरू में तो जीरो होती है। ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी, मान लो कि ये है 0 मंथ्स और मान लो 6 महीने बाद मैच्योरिटी है, ये है 2 मंथ्स और ये है 6 मंथ्स, 2 मंथ बाद प्राइस क्या होगा, अरे प्राइस तो मैंने बोला सेम रहती है, जो बात हुई 2000 वो तो 2000 ही रहती है, सिंपल ना। ठीक है, फॉरवर्ड की बात हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, प्राइस वही रहेगा। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी, S माइनस PV ऑफ X। PV ऑफ X क्यों, अरे भाई पैसे आज थोड़ी मिल रहे हैं, पैसे तो बाद में मिले, तो बाद वाली वैल्यू को आज मैं टांग दूंगा और S में से माइनस कर दूंगा, ताकि डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस का PV में ले रहा हूँ, सिंपल। जब 6 महीने हो जाएंगे तो F की वैल्यू S के बराबर आ जाएगी, सिंपल। और जो मुझे वैल्यू मिलेगी दैट विल बी S माइनस K। जितना ऊपर जीता ना, अरे सिंपल सी चीज़ देखो ना यार,
इसको एक्स मान के चलो, अभी याद आ जाएगा तुम्हें। कॉल ऑप्शन की पे ऑफ क्या होता है, एस माइनस एक्स। ये वही तो किया, एस माइनस के। अरे एक्स को इन्होंने के बोल दिया तो क्या क्या गुना कर दिया इन्होंने, सिंपल, ठीक है ना। अगली चीज़ आती है हमारी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक, स्पॉट प्राइस है 600, 6% RF है, 6 मंथ्स का है, ठीक है। फॉरवर्ड प्राइस निकाल लें, अरे भाई इसमें क्या बड़ी बात होगी, RF से आगे टांग देंगे, आ जाएगा 6 महीने का 617 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद खतरनाक बात क्या है मैं वो दिखाता हूँ। 1 फरवरी को 625 हो गया, क्या हुआ फिर, वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताओ कितनी है, 625 इंटू 5 महीने रह गए ना, अब तो 5 महीने से फॉरवर्ड करूँगा 640। अब इसका डिफरेंस देखो कितना है, 617, 640, ठीक है ना। ये 640, ये जो 617 है ये मुझे आज नहीं मिलने, ये मुझे 6 महीने बाद मिलने हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं, सॉरी 5 महीने बाद मिलने, 1 महीना तो हो गया ना, तो इसको 5 महीने पहले मैं डिस्काउंट कर दूंगा और 625 में से मैं लेस कर दूंगा, सिंपल एज दैट। ये मेरे पास आ गया 22.08। ये किसके लिए वैल्यू है, लॉन्ग के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इसका शेयर जो है, यहाँ पे मैंने किया था, लेट मी जस्ट लुक एट कहाँ पे था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। ये देखो ना, आज शेयर का प्राइस चल रहा है 625, आज 625 चल रहा है और मैंने शर्त लगाई थी भैया 617 से ना ऊपर जाएगा शेयर। मैंने कहा भाई 1 मिनट बात सुनो ज़रा, 617 से ऊपर जाएगा, मान ली तेरी बात, 625 माइनस 617, तू जीत गया। लेकिन भाई तेरे को पूरे के पूरे जो डिफरेंस आ गया ना 8 रुपये का, सॉरी 625 माइनस 617, लेट मी आई थिंक सो आई मिस कैलकुलेटेड समथिंग हेयर, दैट्स वाई 22.08 आई थिंक सो नहीं आना चाहिए। लेट मी जस्ट पिक माई कैलकुलेटर, गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। मैं वही सोच रहा था कि कराते वक्त मुझे वो कॉन्फिडेंस आया नहीं जो आना चाहिए था कराते हुए, ठीक है ना। जस्ट लेट मी रीडू द कैलकुलेशन। नहीं 22.08 ही आ रहा है, मैं बताता हूँ, सॉरी। इसमें जस्ट गिव मी अ मोमेंट 617, ओके ओके, ठीक है। लेट मी रेज दिस। शेयर का प्राइस आज क्या चल रहा है, शेयर का प्राइस आज चल रहा है 625 रुपीज़। और फ्यूचर में मैंने बात किस चीज़ की थी, फ्यूचर में मैं शेयर 617 में लेने को रेडी हूँ, लेकिन वो 617 फ्यूचर की बात हुई थी। अगर मेरे को कोई बोले कि आज कितने में लेने को रेडी हो, तो भाई 617 को आज 5 महीने पहले मैं डिस्काउंट कर दूंगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 602 रुपये समथिंग कुछ आ रही है, जिससे कि यहाँ पे बच रहा है 22.08। तो इसका मतलब अगर मैं आज भी चाहूँ तो भी मैं 22 रुपये कमा रहा हूँ। उसी तरीके से शॉर्ट वाले को 22 रुपये का नुकसान हुआ। देखो अगली चीज़ देखते हैं, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट वर टू बी कैंसिल टुडे द शॉर्ट विल बी पेइंग थ्रू द लॉन्ग 22.08 रुपीज़। अगला वाली जो चीज़ करने वाले हैं वो भी बहुत इजी है। देखो 1 मई चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है 570, न्यू फॉरवर्ड प्राइस निकालो, कैसे निकलेगा, 570 इंटू 1.06 इंटू 2/12। अब 2 महीने रह गए ना, देखो पहले हमारा 1 जनवरी होता, अब है 1 मई, तो मई जून 2 महीने रह गए, तो मेरा आ गया 575.56। आज प्राइस क्या चल रहा है, 570 ना, आज इतना प्राइस चल रहा है। मैंने शर्त लगाई थी कि मुझे ना 617 में शेयर लूँगा, भाई 617 फ्यूचर की बात की थी, आज की वैल्यू निकालो तो उसको हम डिस्काउंट करेंगे, तो इसको मैं इससे लेस करूंगा, मेरे पास आ जाएगा -41। तो आज मैं नुकसान में बैठा हूँ। मैंने क्या बात की थी, मैंने बात की 617 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये तो उससे भी कम है, बल्कि उससे भी और कम हो जाए, क्योंकि मैं डिस्काउंटिंग भी साथ साथ कर रहा हूँ। मान लो मैच्योरिटी डेट आ गई, आज प्राइस चल रहा है 650, अब देखो सीधा सीधा 617 ही माइनस हो रहा है, अरे क्योंकि आज डेट आ गई, इसको और कैसे डिस्काउंट करूँ मैं, सिंपल इज दैट। LOSD अगला आता है
कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन एसेट, कि एक एसेट को होल्ड करने की क्या क्या कॉस्ट होती है। एक होती है फंडिंग कॉस्ट, मतलब कि अगर मैं लोन लूँगा तो उसकी फंडिंग कॉस्ट हो गई, इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर करने की कॉस्ट होगी। मॉनेटरी बेनिफिट क्या क्या हो सकता है एक एसेट को होल्ड करने का, दैट इज डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, अगर शेयर्स बाई किए तो उससे डिविडेंड मिल सकता है, या फिर कूपन फ्रॉम बॉन्ड्स, ठीक है। एक होता है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बताता है कि देखो फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू शेयर प्राइस प्लस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। नेट कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब क्या होता है, फंडिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस मॉनेटरी बेनिफिट माइनस कन्वीनियंस गेन। जनरली कॉस्ट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, कॉस्ट ऑफ फॉर्मिंग अ शेयर या फिर कॉस्ट ऑफ फॉर्मिंग एन अ फ्यूचर या फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें कॉस्ट ऑफ फॉर्मिंग ए शेयर लेना पड़ता है। एक शेयर को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या शेयर की कॉस्ट क्या है और शेयर के बेनिफिट क्या है। शेयर के जो शेयर की कॉस्ट होगी वो ऐड हो जाएगी और जो शेयर का बेनिफिट होगा वो लेस हो जाएगा, सिंपल। अगली चीज़ आती है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, कि एक एसेट को होल्ड करने का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है। मान लो बहुत गर्मियाँ चल रही हैं और मेरा लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है, वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस केस में उसे क्या चाहिए होता है, उसे कॉपर चाहिए होता है। अब जब तक फिजिकल कॉपर नहीं होगा वो एंजॉय कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसे तो फिजिकल कॉपर चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो एक कन्वीनियंस ईड जो कि एक एसेट को लेने पर ही होती है, वो फ्यूचर्स को लेने से नहीं होती। फ्यूचर में तुम प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन जब तक वो चीज़ मार्केट में नहीं होगी उसका तुम क्या फ़ायदा उठाओगे। इसका मेटल गेलर शाफ्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, यू कैन लाइक स्टडी अबाउट इट। मेटल गेलर शाफ्ट की एक बहुत फेमस केस स्टडी है, जिसने क्या किया था, सारे का सारा मार्केट से उसने सारा जो रॉ मटेरियल था वो सारा उठा लिया था, अपने पास रख लिया था, और बाद में उसने उसके फ्यूचर्स सेल कर दिए थे, या कह सकते हैं फ्यूचर्स सेल कर दिए थे। और बाद में जब बाय करने का ऑप्शन मतलब उसने बाय कर लिया था, आई थिंक सो, सॉरी हाँ, उसने क्या किया था, उसने सारा रॉ मटेरियल पहले से ही खरीद लिया था और बाद में रह के उसने कॉन्ट्रैक्ट किया F+ का, मुझे बाय करना है और मुझे डिलीवरी चाहिए। अब मार्केट में है ही नहीं, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, यार मार्केट में है ही नहीं, कहाँ से लेंगे। और सारे इसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, तो कोई मैं कह सकता हूँ कि व्हाट यू से द वर्ड, कोई स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पा रहा था इस केस में। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट थिंग। whatever makes forward superior to S, प्राइस ऑफ फॉरवर्ड वुड बी हायर। और सिंपल सी चीज़ है, कोई चीज़ अगर महंगी है क्यों होगी, क्योंकि उसमें कुछ बेनिफिट है। कोई चीज़ अगर सस्ती है क्योंकि वो घटिया होगी, सिंपल सा रूल है यार। अभी वो चीज़ ना, ये नोटेशंस वगैरह से ज़्यादा हैवी हो जाता है रैदर दैन कि अगर हम क्वेश्चंस करेंगे चीज़ें देखेंगे, वही चीज़ें जो की हुई हैं, ठीक है। FRA और उसके यूजेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। FRA होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, यूजुअली ऑन लिबर। इट इज़ एन OTC डेरिवेटिव। OTC डेरिवेटिव का मतलब ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि फेस टू फेस हम करते हैं, ओवर द कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बैंक्स करते हैं, हेज फंड्स करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी करती है, बैंकिंग कंपनी कर सकती है, ठीक है। मान लो सिटी US बैंक है, उसने बोला 3 × 9 FRA, मतलब 3 महीने बाद 6 महीने तक की बोरोइंग, 3 महीने बाद 6 महीने की बोरोइंग एट 6.5 और 7। मतलब किसी को बोरो करना है तो मुझसे 7% पे ले लो, और किसी को मुझसे लेना है लोन, मतलब किसी को, मतलब मैं सिटी बैंक के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे ना बोरो करने हैं पैसे, सिटी बैंक के ये ले भाई 7%। मैं कहूँ मुझे ना तुझे फिक्स रेट पे मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, वो कहूँगा भाई 6.5% तुझे मैं दूंगा। तो बीच का जो कह सकते हैं कि जो व्हाट यू से द वर्ड, आई डोंट नो व्हाई आई एम फॉरगेटिंग दैट राइट नाउ, मतलब बीच का जो स्प्रेड है, यस, बीच का जो स्प्रेड है वो ये गेन कर देते, प्रोवाइडेड कि हाँ दोनों इक्वली स्ट्रक होते हैं। तो अ कस्टमर अप्रोचेस सिटी बैंक टू बाय एन FRA एट 7%, मतलब वो बेट करता है। देखो 7 FRA बाय करने का सबसे बेस्ट तरीका समझने का, बेट करना। 7% से अगर ऊपर जाएगा तो उसे पैसे मिलेंगे, 7% से नीचे जाएगा उसे पैसे देने पड़ेंगे। और नोशनल अमाउंट ऑफ $500 मिलियन, दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज थियोरेटिकल। क्या द कस्टमर ने बोला कि भाई $500 मिलियन मुझे आपसे बोरो करने, किस रेट पे, 7% पे। लेकिन एक्चुअल और प्रैक्टिकल जो कि हम समझते हैं, कस्टमर हैज एंटर्ड इनटू एन अपसाइड बेट दैट 6 मंथ लिबर, जो लिबर का रेट है वो तीन महीने वाला लिबर जो है वो 7% से ऊपर जाएगा। मान लो 3 महीने बाद 6 महीने का लिबर 9% हुआ, कस्टमर कहा भाई मैं तो जीत गया, कितना मिलेगा, 9 - 7 2% मिलेगा, किसका, 500 मिलियन का। कितने टाइम का, 1/2। कितने टाइम का हो गया, 6 मंथ लेबर का हो गया, 6 मंथ हो गया ना, 1/2, 6/12 कह सकते हैं।
कस्टमर अप्रोचेस सिटी बैंक, अब यही चीज़ उल्टी हो रही है, कहता है कि भाई मुझे ना FRA बेचना है, बेचने का मतलब कुछ बेचना मत समझ लो, बेचना मतलब डाउन साइड बेटिंग, ठीक है 6.5% पे, क्योंकि 6.5% पे होगा नोशनल अमाउंट ऑफ दिस, और मान लो 3 महीने बाद 6 महीने का 9% हो गया रेट, कस्टमर बाहर गया, कितना हारा 9 माइनस 6.5 इंटू 500 मिलियन इंटू आधा, दैट इज $6.25 मिलियन। कहाँ FRA यूज आता है, देखो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, जो कि स्टूडेंट जनरली मानते हैं कि हाँ ये बहुत टफ है, ये चीज़ समझ नहीं आती, तो प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना। FRA इज यूज्ड फॉर हेजिंग अ प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म बोरोविंग और इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब कि मुझे अगर शॉर्ट टर्म मेरी कोई बोरोविंग है, कोई चीज़ है जिसको मुझे अपने आप को हेज करना है, प्रोटेक्ट करना है, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ेगा या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो उस केस में मुझे प्रोटेक्ट करने में FRAs का यूज़ आता है। एक्स लिमिटेड नोज दैट इट विल बोरो 500 मिलियन आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 6 मंथ्स, उसे पता है भाई 3 महीने बाद 6 महीने के लिए मुझे थोड़ी सी बोरोविंग करनी है, सो इट इज़ अफ्रेड, उसे डर है यार इंटरेस्ट रेट उस टाइम बढ़ गया तो एक काम करता है कि भाई मैं ना 3 महीने बाद 6 महीने का FRA आज ही खरीद लेता हूँ एट द रेट ऑफ 7%, वही ऊपर वाला उसने खरीद लिया। अब प्रूव हमें क्या करना है कि 6 महीने का इंटरेस्ट कुछ भी हो उसे 7% ही मिलेगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, मान लो 3 महीने बाद 6 महीने का रेट हो गया 9%, उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था कि मुझे 7% पे बुक करना है, उसने बोला, उसने बाय किया, मतलब कि 9 माइनस 7 वो 2% जीत गया और 2% प्रॉफिट जीत गया, लेकिन मार्केट में कितने का मिल रहा है, मार्केट में 9% का मिल रहा है, तो 9 माइनस 2 उसे तो अभी भी 7% का ही तो मिला ना, इफेक्टिव कॉस्ट तो उसकी 7% आई। मान लो रेट गिर के 4% आ गया, वो कहेगा अरे यार ये तो मैं शर्त हार गया, कितने की शर्त लगाई थी, शर्त लगाई थी 7% पे, 7 से ऊपर जाएगा मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन 7 से नीचे चले गए, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3%, 3% वो यहाँ पे हार गया। लेकिन इसने बोरोविंग मार्केट से की, मार्केट से कितने में बोरो करेगा, अरे मार्केट से तो 4 में बोरो करेगा ना, मार्केट में तो जो रेट चल रहा है, तो इसे कितने की कॉस्ट पड़ेगी, 4 रुपये तो मार्केट की कॉस्ट और 3 रुपये यहाँ का नुकसान, तो नेट नेट में इसे 7% इसने कमा लिया। इसी तरीके से दूसरा बंदा कहता है भाई मुझे इन्वेस्ट करना है $500 मिलियन 3 महीने 6 महीने के लिए, इसने बोला 6.5%, इसी तरीके से यहाँ पे 6.5% भी फिक्स हो जाएगा, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सिंथेटिक FRA मतलब एक्चुअल में FRA नहीं होगा लेकिन दिखने में लगेगा FRA है। मान लो किसी बंदे को 3 महीने बाद 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, या तो एक काम करे 9 महीने की बोरोविंग कर ले और उसको 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दे, एक तरह से यही तो हो गया, उसके पास पैसे आ जाए और आज ही चले गए, लेकिन इन्वेस्ट करके पैसे कब मिलेंगे, 3 महीने बाद मिलेंगे, कितने टाइम के लिए मिलेंगे, 6 महीने के लिए मिलेंगे। देखो बात वही है, कहने का तरीका, मैं आज बोरो कर रहा हूँ और आज ही मैंने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, इसको एक और वे है बोलने का कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया लेकिन 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। अब ये FRA का प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, ये देखो, ये वाला जो प्राइस है, सॉरी मैं इसको ना थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि अदरवाइज डबल डबल चीज़ें हो जाएंगी, वो समझनी मुश्किल हो जाएंगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। ये जो रेट है, ये वाला जो रेट है, दिस इज 9 मंथ्स का रेट, ठीक है ना, तो 1 प्लस मैं फैक्टर बना रहा हूँ 0.1 इंटू 9/12, यहाँ तक का जो रास्ता है शुड बी इक्वल टू यहाँ का रास्ता और यहाँ का रास्ता, सो दिस का रास्ता मतलब ये वाला रास्ता 1 प्लस 0.1 इंटू 9/12 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस ये 3 मंथ लेबर है 8%, तो 8 इंटू 3/12, और ये कितना है रास्ता मुझे नहीं पता लेकिन है तो 6 महीने का, तो 1 प्लस एक्स इंटू 6/12, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज नोन एज द FRA रेट, ठीक है, सिंपल एज दैट। इसी तरीके से FRA प्राइस होता है। क्या रिलेशनशिप है फ्यूचर्स का और फॉरवर्ड प्राइस का, देखो सिंपल सी चीज़ है यार, इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अलग नाम है डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस। अगर इंटरेस्ट रेट इस तरीके से चलने वाले हैं, ना बढ़ने वाले ना कम होने वाले, स्ट्रेट है, तो उस केस में फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर्स प्राइस। अगर स्टोकैस्टिक है मतलब कि मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, जीरो कोरिलेशन मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, तो उस केस में भी फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर्स प्राइस, फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर्स प्राइस। लेकिन पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब है जब भी मान लो मैंने F प्लस किया, जब भी शेयर का रेट बढ़ा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा, क्योंकि देखो जब फ्यूचर बढ़ा तो उस केस में मैं क्या करूँगा, फ्यूचर के कैसे बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर मेरे ऊपर वाला मार्जिन आया जो वो तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, विड्रॉ करके मैं हायर रेट पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे को फ़ायदा हो गया। अब मान लो यही फ्यूचर गिरा, मुझे आएगी मार्जिन कॉल,
और इंटरेस्ट भी उसी टाइम ही गिरा, मैं सस्ते में इंटरेस्ट उठा लूँगा और यहाँ मार्जिन कॉल जमा करा दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। जब मार्जिन लेने की बारी आएगी मैं तो बहुत फ़ायदे में बैठूंगा, इन्वेस्ट करूंगा बहुत ज़्यादा रेट पे, और जब मुझसे बोलेगा हाँ भाई पैसे ले आओ, मैं कहूँगा अरे भाई लो सस्ते में इंटरेस्ट मिल रहा है। फ्यूचर्स तो कितनी बढ़िया चीज़ होगी अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो उस केस में फ्यूचर्स प्राइसेस मोर देन फॉरवर्ड प्राइस, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट है। और मैंने वही बताया जिसमें ज़्यादा फायदा वो ज़्यादा महंगी चीज़ होती है। अब नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मैंने F प्लस किया, जब शेयर का रेट बढ़ा इंटरेस्ट रेट सस्ता हो गया। अरे भाई जब मुझे फ़ायदा हुआ इन्वेस्ट करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट है, और जब मेरे को घाटा हुआ, जब मेरे से मार्जिन कॉल मंगवाया गया तब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। फ्यूचर्स तो इतनी बेकार चीज़ लग रही है, तो इस केस में फॉरवर्ड प्राइस विल बी ग्रेटर देन दी फ्यूचर्स प्राइस। अगला टॉपिक आता है दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस ऑफ अ स्वैप। वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया था एहसान, प्राइस का मतलब किस रेट पे बात हो रही है, सिंपल एज दैट, वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। इसमें देखते हैं एक्स अप्रोचेस सिटी बैंक फॉर अ 5 ईयर स्वैप। देखो स्वैप का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स बेटिंग या मल्टीपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टीपल, अगर टेक्निकली अगर करेक्ट बोलूँ मल्टीपल ऑफ द मार्केट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अ 3-month लिबर ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ $800 million। एक्स वांट्स टू रिसीव लिबर एंड पे फिक्स्ड, कि वो चाहता है कि भाई मुझे लिबर मिले और मैं फिक्स पे करूँ। वो क्या चाहता है, लिबर का रेट बढ़े या गिरे, वो चाहता है लिबर का रेट बढ़े, जो उसे मिलना है वो चाहता है ज़्यादा मिले, ठीक है। प्राइस ऑफ अ स्वैप रेफर्स टू द फिक्स्ड रेट विच इज डिटरमाइंड राइट एट द बिगिनिंग। मतलब आज एक रेट डिसाइड कर लो कि देखो आज ना मैं आपके ऊपर एहसान करूंगा ना आप मेरे ऊपर एहसान करोगे, सिंपल। बाय द प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज प्रिंसिपल सच अ मैनर दैट वैल्यू ऑफ द स्वैप इज जीरो, कि हाँ भाई एहसान जीरो हो। अरे वैल्यू मतलब एहसान वर्ड लाओगे ना, जब तक मन में एहसान वर्ड नहीं लाओगे वैल्यू के लिए तब तक उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। एलैबोरेट रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस कहता है कि देखो अगर कोई फिक्स्ड रेट बॉन्ड हो या फ्लोटिंग बॉन्ड हो, दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए, तभी तो एक आर्बिट्राज रेट आएगा जिसपे चाहे फिक्स कोई ले चाहे फ्लोटिंग ले। इसमें यही तो हो रहा है, एक बंदा फिक्स ले रहा है और एक बंदा फ्लोटिंग ले रहा है, दोनों का प्राइस अगर इक्वेट कर दो तो आर्बिट्राज नहीं होगा, सिंपल। तो आर्बिट्राज कैसे नहीं होगा, ये देखो मान लो $800 million का है, फिक्स है, उस पर कितना मिलेगा $800 million। दूसरा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, मेरी बात समझो, मुझे क्या मिलना है, मुझे आज बोरो में कर रहा हूँ, कितने कर रहा हूँ $800 million, और दूसरा जो फ्लोटिंग वाला है उसमें मुझे क्या चीज़ हो रही है, लगता है मैं समझा नहीं पाया ढंग से मैं अपने आप में कंफ्यूज हो गया ये चीज़ में। फिक्स्ड बॉन्ड है, फिक्स्ड बॉन्ड में क्या मिलना है, कूपन 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 और लास्ट में फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है ना। तो कूपन मुझे मिलना है 800 इंटू 1/4, 1/4 को 3-month लेबर है, 3-month लेबर मतलब 3/12 करूँगा, तो 800 इंटू 3/12, 800 इंटू 3/12, 800 इंटू 3/12, 20 साल तक, मतलब 20 पीरियड तक है ना। इसको कैसे, मतलब चार, ये देखो ना यहाँ पे 5 साल का दिया हुआ है, मैं समझाने के चक्कर में ना अपना खुद ही भूल जाता हूँ। 5 साल का स्वैप है, 5 साल का स्वैप है, 3 महीने की पेमेंट है, तो कितनी पेमेंट होगी, एक साल में 4 पेमेंट, 4 इंटू 5 20 होगी, तो 20 पेमेंट्स होगी। तो यहाँ पे ये S1 S2 S3 S4 ये इस S20 तक चलेगा, तो इसकी PV निकालूंगा, प्लस लास्ट में प्रिंसिपल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस S2 टू द पावर 20, दैट शुड बी इक्वल टू द $800, दैट इज द फिक्स्ड वाले की वैल्यू, सॉरी फ्लोटिंग वाले की वैल्यू। अरे फ्लोटिंग वैल्यू तो फ्लोटिंग वाला तो कह रहा है ना भाई $800 million, तो 800 शुड बी इक्वल टू दिस, तो मेरे पास एक रेट आ जाएगा, ये जो 9% आया दिस इज नोन एज द स्वैप रेट। अगला आता है तरीका, देखो एक तो हो गया सिंपल तरीका, एक होता है घुमाने वाला तरीका, कि भाई एक ना पोर्टफोलियो बना के दिखाओ, मतलब कि अलग अलग FRS को कंबाइन कर दो और वो ज्वाइन करके दिखाओ, वो ज़्यादा इंट्यूटिव भी लगता है, ज़्यादा इजी भी लगता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है पोर्टफोलियो ऑफ FRS। दस FRA एज वी नो इज अ बेटिंग ऑन लिबर, हम ये जानते हैं बेट करना है, एक तरह से लिबर के ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल टाइम्स बेटिंग, ठीक है ना। तो एक तरह से मल्टीपल को एक खोल के दिखाने वाला है। सो एट T0 शुरू में क्या होगा, स्वैप प्राइस दैट इज फिक्स्ड इज 9% सच दैट स्वैप वैल्यू ऑफ स्वैप इज इक्वल टू 0, जो हमने ऊपर 9% निकाला वो प्राइस ऐसा है जिसपे हमारी वैल्यू क्या है 0 है। आफ्टर 1 ईयर, मान लो एक साल बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ गया, तो भाई एक्स ने बोला था भाई ऊपर जाएगा, एक्स को भाई एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। इन दिस मैनर वैल्यू ऑफ स्वैप इज इक्वल टू फ्लोटिंग माइनस फिक्स्ड, जो बायर है जिसने कह सकते हैं कि कौन सा वाला बाय किया, उसने फ्लोटिंग वाला, उस जिसने बाय किया है FRA, उसके लिए वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग माइनस वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, वेयर फ्लोटिंग वाले की वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग वाले के लिए वैल्यू तो पार हुई ना 800 मिलियन, क्योंकि उसे 800 मिलने हैं,
वैल्यू और फिक्स्ड वाले की वैल्यू क्या है, दैट इज पीवी ऑफ 16, जो ये हमने ऊपर किया उसी को थ्योरी में लिखा हुआ है क्या चीज़ दी हुई है। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, ये सिंपल ना वही चीज़ को थ्योरी में ही बता रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ स्वैप्स आर सिमिलर टू बट डिफरेंट फ्रॉम अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो कैसे स्वैप सेम तो है लेकिन अलग भी है फॉरवर्ड से। इसका एक लाइन में जवाब देता हूँ। दिखने में अगर मैं फॉरवर्ड करूँ, फॉरवर्ड में कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, स्वैप में भी कोई भी किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, लेकिन स्वैप का रेट ऐसा होता है जिसमें दिखता है कि कोई किसी के ऊपर एहसान कर रहा है। ये जब हम ये टॉपिक कर लेंगे, 10 मिनट्स का 12 मिनट्स का टॉपिक होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से ओवर हो जाएगा, सब्जेक्ट पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। ये वन ऑफ द टफेस्ट मैं कहूँगा कि टॉपिक है, जो एक पहला टॉपिक आया था और ये वाला टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। देखो 3 × 6 FRA, 3 महीने बाद 3 महीने का लिवर, 3 मंथ लिवर है 9%, और मान लो 6 मंथ लिवर है 10%। हम इसकी प्राइसिंग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं सिंपल मान रहा हूँ, सपोज 3 महीने का लिवर है 9% और 6 महीने का लिवर है 10%। अब इसको टाइमलाइन के हिसाब से समझेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। 3 महीने का लिवर और ये 6 महीने का लिवर, मुझे निकालना क्या है, मुझे 3/6 का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, दिस शुड बी इक्वल टू, मतलब ये कितना है, दिस इज 10% है, 10% मतलब 5%, मतलब कि 1.05 इज इक्वल टू ये कितना है 9%, 9% मतलब 9 × 3/12 कितना हो गया 2.25, तो 1.0225। ये कितना है 1 प्लस कितने महीने हो गए ये 3/12, 3/12 मतलब 1/4, तो 1 प्लस 1/4 एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 10.67। अब इस वैल्यू को संभाल के कहीं रख लो, अभी ये वैल्यू बहुत काम आने वाली है फ्यूचर में, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि लेवल 2 में बहुत अच्छे से टेस्टेबल आ सकती है, मतलब लेवल 2 का बेस ही इसी से बनने वाला है। प्राइसिंग ऑफ अ 6/9 FRA, उस चीज़ को भूल जाओ, मतलब कि सिर्फ ये रेट को ध्यान रखना, ये रेट निकाला। अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, मतलब तीनों को भी कनेक्ट करूंगा मैं। 6/9 FRA निकलना मतलब 6 महीने बाद 9 महीने का रेट। मान लो 9 महीने का रेट है 11%, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं वो टाइमलाइन एक बनाऊँ, ये है 9 महीने का रेट, ये कितना है 11%। और मुझे क्या पता है, मुझे 6 महीने का रेट तो ऊपर पता ही है, ये जो मैंने ऊपर ये जो मैंने निकाला है, ये 6 महीने का रेट तो मुझे पता ही है क्या है ये है यहाँ पे 6 महीने का रेट, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 9 महीने का रेट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे यहाँ की वैल्यू निकालनी है, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो ये 9 महीने का जो रेट है दैट इज़ 11%, ठीक है ना। तो 11 × 9/12, इसका फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो है ये तो मुझे पता है 10% है, 10% 6 महीने का है, तो 6 महीने का 5% हो तो 1.05। और यहाँ का कितना हुआ, यहाँ के तो 3 महीने हो गए, 3 महीने मतलब 3/12, 3/12 मतलब 1/4, तो 1 प्लस 1/4, तो मेरे पास x2 एक और मेरे पास रेट आ गया। अब इस रेट को संभाल के रखना, 12.38। पहले वाला रेट क्या था 10.67, 10.76, और x2 आया 12.38, मतलब 3 महीने का और फिर 3 महीने का मैंने निकाला है, सिंपल, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ और परेशान नहीं करूँगा मैं आपको। नाउ इमेजिन 9 मंथ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो एक 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है बेस्ड ऑन अ 3 मंथ लिवर, जो कि 3 मंथ लिवर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग, ये तो हमें पता है। फ्लोटिंग की वैल्यू क्या 800, फ्लोटिंग वाले में तो पता है पार वैल्यू हमें रिडीम होनी है। फ्लोटिंग वाले में इस तरीके से होता है कि वो पार पे ही रिडीम होता है। इसका क्या है 800 इंटू मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू 1.05, 1.0825, और ये 1.0825 प्रिंसिपल वैल्यू के साथ, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10.68। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, देखो 0 से 3 की वैल्यू है 9%, 3 से 6 की परसेंट है 10.76, और ये वाली जो आई वैल्यू 6 से लेकर 9 की वैल्यू है 12.38। अब स्वैप रेट क्या होगा, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स एवरेज होगा, दैट इज 10.68, जो कि हमने शुरू में निकाला था। ये देखो 10 point, let me just find that, where has it gone, equivalent swap rate, just let me give me a moment, 10.68, I just calculated before, 9% is the swap rate, टेंशन मत दो मुझे, सोचने दो। ये रहा सिंपल, ओके।
800 से 9% इज द स्वैप रेट। ओके। ओके। हाँ समझ गया मैं। सबसे पहले हमने ये देखो ये निकाला ना, सबसे पहले हमने 10.67 निकाला। 10.67 क्या है? 3 से 6 तक का गैप। 10.67 यहाँ से यहाँ तक का पता है हमें 10% है, सॉरी 10% क्या कह रहा हूँ, 9% है। फिर हमने निकाला इसके बाद तक का गैप, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, मैंने अभी यही तो पढ़ रहा था, यही तो हम स्वैप की वैल्यूएशन हम निकाल रहे थे। ये देखो मैं आपको भी कंफ्यूज कर देता हूँ, लगेगा भाई क्या भारी चीज़ कर रहे हैं। 0 से 3, 0 से 3 9% ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। 10.67 ये हमने निकाला था, और 12.38 ये भी हमने निकाला था। 12.38 आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज विद द फर्स्ट वन। ये जो पहला रेट है प्लीज़ ध्यान से देखना, मैं सच में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसा है कि हाँ कंफ्यूजिंग हो जाए। एक बार फिर से फ्रेश समझाता हूँ। 0 से 3 का रेट हमें पता है, कितना रेट है? 9%। देखो ये वाला, ये है 9%, ये वाला 9%। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को 9 महीने का रेट पता है और 6 महीने का रेट पता है, सॉरी मुझे 6 महीने का रेट पता है और मुझे 3 महीने का रेट पता है। मैंने 3 महीने बाद 3 महीने का रेट मैंने निकाल दिया, 3 महीने बाद 3 महीने का रेट निकाल दिया, कितना आया? 10.76, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को 9 महीने का रेट पता है, मुझे 6 महीने का रेट पता है, तो मैंने 6 महीने बाद 3 महीने का रेट निकाल दिया, 6 महीने बाद 3 महीने का रेट निकाल दिया, 3 महीने का रेट, दैट इज 12.38। तो इन तीनों का एक ऐसा एवरेज लो कि आज कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे तो कोई ना कोई फायदे में हो ना कोई घाटे में हो। तो उस केस में मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग और वैल्यू ऑफ फिक्स्ड को मैंने इक्वेट किया, जिससे मेरे पास स्वैप वैल्यू आई 10.68। अब आप सोचो कि अगर आज कोई 10.68 पे एंटर करेगा, मान लो मैंने FRA बाय किया, FRA मैंने बाय किया, मैंने शर्त लगाया कि देखो इंटरेस्ट रेट 10.68 से ऊपर जाएगा, लेकिन एंटर करते टाइम आपके मन में एक चीज़ आएगी, यार 9% तो आज है, मैं तो आज ही हार रहा हूँ। अरे हार नहीं रहे, जैसे आज हार रहे हो बाद में आप जीतोगे भी तो सही ना। तो एक्चुअल में दिखने में लग रहा है कोई किसी को परेशान कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता। एक्चुअल में इस तरीके से होता है कि आज अगर कोई किसी को फ़ायदा होते जा रहा है तो बाद में उसे नुकसान भी होगा, कि नेट पे इसकी अगर टोटल वैल्यू निकालो दैट विल बी 0 at 10.68। वही चीज़ एक्सप्लेन्ड है। द फर्स्ट FRA दैट इज 0 to 3 हैव अ नेगेटिव वैल्यू। जिसने बाय किया हुआ, जिसने लॉन्ग किया हुआ, उसको कहेगा भाई मेरे तो नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे भी वो कहेगा अरे यार यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू मिली और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो नेट में ये क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है शुरू में 0 होती है, ऑल्दो दिखती नहीं है लेकिन ये होती है। तो इसके साथ हमारा पूरा जो है डेरिवेटिव्स का जो सब्जेक्ट है पूरा ओवर हो गया है। थैंक यू।